तो आज हम मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द टुमारो वर्ल्ड 2021। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें डैन नाम के कैरेक्टर को आसमान से गिरते हुए दिखाया जाता है और उसके साथ और लोग भी होते हैं। वो सभी पानी में गिर जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा होता है वो किसी वॉर के लिए लड़ने जा रहे हैं। फिर सीन हमें 28 ईयर्स पहले का दिखाया जाता है और हम डैन को देखते हैं जिसके पास काफ़ी गिफ्ट होते हैं जो कि वो अपनी बेटी के लिए ले जा रहा होता है क्योंकि उस दिन उसकी लड़की का बर्थडे होता है। घर पहुंचकर डैन की वाइफ उसे बोलती है कि तुम्हारे फादर का नोटिस आया है अपनी ग्रैंड डॉटर यानी डैन की लड़की के लिए। डैन रिप्लाई में अपनी वाइफ को कहता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी बार बोला है कि हमें उनके लेटर्स की कोई ज़रूरत नहीं है और वो भूल जाएं कि उनकी कोई ग्रैंड डॉटर भी है। डैन एक बायोलॉजिस्ट होता है और वो जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है जो कि किसी रिसर्च रिलेटेड होता है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसे रिजेक्शन कॉल आ जाती है जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है। परेशान हालत में वो अपने घर आता है और अपनी डॉटर के साथ टीवी देखने लग जाता है जिसमें एक फुटबॉल का मैच दिखाया जा रहा होता है जिसमें हम कुछ अट्रैक्टिव सीन देखते हैं जिसमें स्टेडियम में एक एक्सप्लोजन होता है और उसमें से कुछ लाइट बाहर आती है और कुछ लोग भी जिन्होंने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी होती है उन सभी को एक लेफ्टिनेंट हार्ट नाम की लड़की मैनेज कर रही थी और वहां के लोगों से टॉक करने लगती है जहां वो कहती है कि हम फ्यूचर से आए हैं, फ्यूचर में काफी बड़ी बार शुरू हो गई है जिसके लिए हमें आप लोगों की जरूरत है। हमारे साथ जितने लोग साथ आ सकें उतने ही जल्दी हम इस वॉर पर काबू पा सकते हैं। गवर्नमेंट इस बात को काफ़ी सीरियस लेती है और उनके साथ काफ़ी लोगों को भेज देती है क्योंकि फ्यूचर में इस बार से काफ़ी नुकसान हो गया था और अगर जल्दी से इस वॉर पर काबू ना पाया गया तो इससे इंसानों का आगे जी पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा करते एक साल बीत जाता है। लोग वार लड़ने के लिए जाते रहते हैं और मारे जाते हैं। जो वापस आते हैं उनकी गिनती काफी ज्यादा कम होती है और जिसके चलते उनकी फैमिली काफी दुखी होने लगती है और अब लोग सोचने लगे थे कि अब हम जाएं या ना जाएं। फिर एक दिन डैन स्कूल जाता है क्योंकि वो टीचर होता है, लेकिन इस दिन उसका पढ़ाने का मन नहीं कर रहा होता और ना ही बच्चों का पढ़ने का। फिर डैन बच्चों को बोलता है ओके चलो आज हम किसी और चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर तभी उसके फ़ोन पर कोई मैसेज आता है जिसमें उसे जल्दी से रिसर्च सेंटर पर बुलाया जा रहा होता है। फिर डैन जल्दी से वहां पर जाता है और वहां जाते ही उसे पकड़ लिया जाता है। वहां पर उस पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उसके हाथ पर कोई डिवाइस फिट कर दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि आपको हमें वार में भेजना होगा जो कि फ्यूचर में जाकर लड़ी जाएगी। और वो डैन को कहते हैं आपकी अब 7 साल बाद डेथ हो जाएगी और इसीलिए आप अपने पूरी पावर इस वार में लगा दीजिए। फिर डैन उन्हें कहता है कि आप ये क्या बोल रहे हैं, मेरी 7 साल बाद डेथ हो जाएगी और फिर भी आप मुझे वहां भेज रहे हैं। वो कहते हैं अब आपको उस वार को लड़ना ही होगा क्योंकि वैसे भी आपकी 7 साल बाद डेथ हो जाएगी और आपके हाथ में जो डिवाइस है हम इससे आपको लोकेट कर लेंगे। अब डैन के पास कोई रास्ता नहीं होता क्योंकि अब ना ही वो वहां से भाग सकता उस डिवाइस की वजह से, उसे अब इस बार के लिए जाना ही था। फिर वो सीधा अपनी वाइफ के पास जाता है जो कि एक थेरापिस्ट होती है। वो उन लोगों के साथ डील करती है जो कि जंग से वापस मुड़कर आया करते हैं प्रेजेंट में। वो अपनी वाइफ से कहता है कि अब मुझे भी चूज कर लिया गया है वॉर के लिए फ्यूचर जाने को, अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। उसकी वाइफ कहती है तुम नहीं जानते कि वार में जाना कितना खतरनाक है, वो एक टॉर्चर है और मैं ये पहले से ही जानती हूँ कि जो लोग वापस प्रेजेंट में आते हैं उनकी हालत कैसी होती है, मैंने उनको देखा है, मैं आपको वहाँ जाने नहीं दे सकती। वो कहता है मैं भी तो यही चाहता हूँ, हमारी एक छोटी सी बेटी भी है, मैं मरना नहीं चाहता। फिर उसकी वाइफ कहती है हम यहाँ से भाग चलते हैं, किसी को खबर नहीं होगी। पर डैन रिप्लाई में बोलता है कि उन्होंने मेरे हाथ पर लोकेशन डिटेक्ट करने वाला डिवाइस लगा दी है, चाहे मैं यहाँ हूँ या फ्यूचर में। लेकिन डैन की वाइफ कहती है कि मेरे पास सॉल्यूशन है इसका भी, तुम्हारे फादर वो इसे हटा सकते हैं। बेन उसे कहता है मैं पहले भी तुम्हें काफ़ी बार बता चुका हूँ, मुझे उनकी किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन डैन की वाइफ उसको बोलती है तुम जो भी सोचो उनके बारे में, लेकिन इसे निकालने में तुम्हें उनकी जरूरत पड़नी ही है।
और मजबूरी में डैन को अपने फादर के पास जाना ही पड़ता है। वो अपने फादर से इतना हेट इसलिए करता था कि उसके फादर उसे और उसकी मदर को बचपन में छोड़ गए थे। वो अपने फादर के पास पहुंच जाता है, जो कि देखने में काफी पर्सनैलिटी पर्सन थे। वो पहले आर्मी में भी रह चुके थे, लेकिन उन्हें अब प्लेन उड़ाने का काफी शौक था। वो उन्हें कहता है कि मुझे इस डिवाइस को हटवाना है, तो वो डैन को बोलते हैं मैं इसे बड़े आराम से निकाल दूंगा। लेकिन उसी टाइम डैन उनसे पास्ट के बारे में पूछने लगता है कि आप हमें अकेला छोड़कर क्यों गए, और उसकी यह बात सुनते ही उसके फादर को काफी गुस्सा आ जाता है। डैन भी गुस्सा होकर अपनी वाइफ के पास वापस आ जाता है। फिर आकर अपनी वाइफ से कहता है कि अब कोई और रास्ता नहीं है, मुझे अब फ्यूचर में वॉर लड़ने के लिए जाना ही होगा। और उसकी वाइफ काफी सैड होकर कहती है अगर आप वहां जाने के लिए मान गए हैं तो मैं भी कैसे आपको रोक सकती हूँ, आप अपनी केयर रखना। लेकिन हमारी बेटी आपसे काफी प्यार करती है, जाकर उससे पूछ लीजिए। फिर वो अपनी बेटी के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे कोई ज़रूरी काम है और मुझे वहाँ पर काफ़ी महीने लग सकते हैं, तो मुझे मिस तो नहीं करोगी। फिर डैन की लड़की कहती है कि पापा मैं जानती हूँ आप फ्यूचर में जा रहे हो वॉर लड़ने के लिए, आपको वहाँ पर भेजा जा रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ आप इस मिशन को जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। फिर डैन अपनी बेटी को गुड बाय कहता है और उसी रिसर्च सेंटर पर आ जाता है जहाँ पर उनको बताया जाता है कि आगे जाकर आपको क्या करना है। वहाँ पर और भी काफ़ी लोग थे जिनको वॉर लड़ने के लिए चूज किया होता है। वहाँ पर डैन की दोस्ती एक आदमी से हो जाती है जो उसे बताता है क्या तुमने कुछ नोटिस किया, हम सारे एक ही उम्र के हैं। वहीं पर काफ़ी लोगों में एक लड़की एक क्वेश्चन पूछती है कि अगर हमारे पास टाइम मशीन है तो हम उस टाइम में क्यों नहीं जा सकते जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी, हम जाकर उन लोगों को रोक सकते हैं जो हमारी दुनिया को तबाह कर रहे हैं। फिर वहाँ पर बैठा एक आदमी बोलता है कि हमारे पास जो टाइम मशीन है वो सिर्फ 30 साल बाद ही जा सकती है, उसका एक ही रास्ता है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते वरना हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। फिर हमें यहाँ यह बात पता चलती है जो कि इस दुनिया को नुकसान पहुंचाने वाले हैं वो कोई और नहीं बल्कि एलियंस है जो कि इंसानों पर अटैक करते हैं, और सभी लोगों को फ्यूचर में इन एलियंस से लड़ने के लिए ही भेजा जा रहा है। और यहाँ पर उन सभी की ट्रेनिंग होनी होती है। रात को डैन और उसका दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी अलार्म बजता है, रेड लाइट्स जलने लगती है। तभी वहाँ पर लेफ्टिनेंट हार्ट आती है, वो सबको बताती है कि बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है, हम सबको अभी ही फ्यूचर में जाना होगा, क्योंकि फ्यूचर की दुनिया में हमारी एक ही लैब है जिसमें हमारी रिसर्च चल रही है कि उन एलियंस को कैसे हराया जा सकता है। उन एलियंस ने हमारी लैब पर अटैक कर दिया है, हमें जल्दी जाकर उनको रोकना होगा। फिर सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और एक एक कर फ्यूचर में भेजा जाता है। वो जैसे ही बीच में होते हैं तो वहाँ के सिस्टम में कोई खराबी आ जाती है। उस टाइम मशीन में सब लोग बीच में ही रुक जाते हैं। उनको फ्यूचर की दुनिया में लैंड होना था, लेकिन सारे लोग उस सिस्टम की खराबी की वजह से नीचे गिरने लग जाते हैं। फिर हम यहाँ पर वही सीन देखते हैं जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उनमें से कुछ लोग और डैन पानी में एक स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। डैन और कुछ लोगों के अलावा और बाकी सभी लोग नीचे गिरकर मारे जाते हैं और इन बचे लोगों को ही एलियन से लड़ना होगा। फिर वहाँ पर एक फीमेल कर्नल आती है जो कि डैन को सभी लोगों का लीडर बना देती है। उनको बोलती है पास की लैब में कुछ लोग हैं, उनको जाकर बचाना होगा। फिर डैन अपनी टीम को लेकर उस लैब में जाता है। वो वहां देखता है उस लैब के सभी लोग मारे जा चुके हैं जिन्हें उन खतरनाक एनिमल्स ने ही मारा होता है। फिर सारी बात कर्नल से कांटेक्ट कर उसे बताता है कि सभी लोग मारे जा चुके हैं, अब हमें क्या करना होगा। फिर कर्नल कहती है लैब में कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है, कुछ हार्ड ड्राइव्स है, तुम्हें उन्हें लेकर आना होगा। लेकिन डैन जैसे ही लैब में ड्राइव्स को लेने जाता है वो खतरनाक एलियंस उन पर अटैक कर देते हैं। फिर डैन और उसकी टीम जल्दी से वहां से बाहर आ जाती है और यहाँ पर उन्हें यह पता लगता है कि जहाँ पर ज्यादा एलियंस है उस जगह को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। फिर डैन की टीम जल्दी से वहां से भागने लगती है। उस बिल्डिंग पर बॉम्ब गिरा दिया जा रहे होते हैं जहाँ पर वो क्रिएचर्स काफी होते हैं। बॉम्बिंग में एलियंस तो कुछ मारे जाते हैं, पर इस बीच डैन और उसकी टीम के कुछ लोग मारे और जख्मी हो जाते हैं। वो सभी बेहोश हो जाते हैं। फिर डैन की आंख खुलती है जो कि अपने आप को एक कैंप में पाता है जहां पर उसके जख्मों को ठीक किया जा रहा था। वहां पर उसकी टीम का सिर्फ एक आदमी बचता है, वही उसका दोस्त
जो काफ़ी डरा हुआ था। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। वहाँ एक आदमी और बैठा होता है। उनको पता चलता है कि ये आदमी फ्यूचर में 3 बार आ चुका है लड़ने के लिए। फिर डैन उसे उसका नाम पूछता है और वो अपना नाम डोरेन बताता है। डैन कहता है, तुम यहाँ 3 बार क्यों आए हो? तुम्हें अपनी फैमिली और जान से डर नहीं लगता? और डोरेन रिप्लाई कर कहता है कि कैसा डर, मुझे कैंसर है और जल्दी ही मैं वैसे भी मारा जाऊंगा, क्यों ना मैं वॉर में मर जाऊं। डैन को यहाँ उससे मिलकर हौसला मिलता है। फिर वो फीमेल कर्नल डैन को बुलाकर शाबाश देती है कि आपने काफी अच्छा काम किया है और आप हमारे लिए उन हार्ड ड्राइव्स को भी सेव कर लेकर आए हैं। डैन उस कर्नल को कहता है कि मुझे तुम्हारी शक्ल कहीं देखी लग रही है, तुम्हारा नाम क्या है? फिर वो उसको कहती है, मेरा नाम ईशानी है, मैं डैन फॉरेस्टर की बेटी हूँ। वो कोई और नहीं बल्कि डैन की ही बेटी थी, जो कि अब फ्यूचर में काफी बड़ी हो चुकी थी और कर्नल बन गई थी। फिर डैन अपनी बेटी से कहता है, आई एम प्राउड ऑफ यू। जब डैन उसे मिलने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी बेटी कहती है, सॉरी डैड, आप यहाँ पर सिर्फ एक सोल्जर बनकर आए हैं, ये मत सोचिए कि आप मेरे फादर हैं, इसलिए आपको मैंने यहाँ बुलाया। डैन को यहाँ उसे देखकर ऐसा फील होता है कि उसकी लड़की का बिहेवियर वैसा ही है जैसा उसका अपने फादर के साथ। फिर डैन की लड़की यानी कर्नल उसे कहती है, आप ज्यादा मत सोचिए, हमें अब अगले मिशन के बारे में ध्यान देना होगा। डैन पूछता है, वो क्या? कर्नल कहती है कि हमें वहां पर जाना होगा जहां पर फीमेल क्रिएचर अंडे देती है और वहां से हमें एक फीमेल एलियन को पकड़कर लाना होगा ताकि हम यह पता चला सके कि ये एलियंस कैसे मरेंगे। फिर वो कर्नल और डैन हेलीकॉप्टर में बैठकर उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। जाते जाते वो कर्नल अपने फादर डैन को कहती है कि इन एलियंस की तादाद काफी तेजी से बढ़ रही है और ये एलियंस इतने ज्यादा हो जाएंगे कि इस अर्थ से सभी इंसानों को मार डालेंगे। फाइनली वो सभी अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। कर्नल अपने फादर को कहती है, आप यहीं हेलीकॉप्टर में रुकिए, मैं नीचे जाती हूँ और बाकी लोगों की हेल्प करती हूँ उस फीमेल एलियन को पकड़ने के लिए। फिर वो सभी लोग उस एलियंस को केज में डालने की कोशिश करते हैं पर वो काफी ज्यादा ताकतवर थी, उस केज में नहीं आ रही होती और तभी वहां पर और एलियंस को भी पता चल जाता है, वो उन पर अटैक करने पहुंच जाते हैं। डैन हेलीकॉप्टर में बैठा देख रहा होता है, उसे काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है अपनी बेटी के लिए। वो जल्दी से नीचे उतर जाता है लेकिन तब तक उन लोगों ने एलियन को उस केज में डाल दिया होता है और एक हेलीकॉप्टर से लिफ्ट कर उसे भेज दिया जाता है। डैन और कर्नल जल्दी से हेलीकॉप्टर की तरफ भागते हैं लेकिन वो एलियन बाकी के हेलीकॉप्टर पर अटैक कर उन्हें तबाह कर देते हैं। फिर वो लोग एक मशीन गन वाली हम्बी व्हीकल में बैठकर निकल पड़ते हैं और साथ में उन एलियंस पर भी फायरिंग कर रहे होते हैं। वो बड़ी मुश्किल से समंदर के किनारे पर रुकते हैं। वो कर्नल कहती है, जब मैंने आपको कहा था कि आप हेलीकॉप्टर में रुकिए तो आप हेलीकॉप्टर को नीचे क्यों लेकर आए? फिर डैन कहता है, मैं तुमसे काफी प्यार करता हूँ, तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। फिर वो कर्नल कहती है, बस रहने दीजिए आप इस प्यार को। डैन बोलता है, क्या बात है, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? कर्नल कहती है, जैसे आप अपने फादर से करते हो। आपको याद है आप मुझे बचपन में छोड़कर चले गए थे, उसके बाद आप और मदर अलग हो गए और उसके कुछ साल बाद आपकी डेथ हो गई। मैंने आपके साथ क्या टाइम गुजारा। दोनों काफी उदास हो जाते हैं। फिर वो लोग उस लैब में जाते हैं जहां पर उस फीमेल एलियन को कैद कर रखा हुआ था। वहां जाकर वो कर्नल उस क्रिएचर का ब्लड सैंपल लेती है ताकि वो कोई ऐसी चीज बना सके जिससे इन एलियंस को खत्म किया जा सके। वो फीमेल कर्नल अपने फादर यानी डैन को कहती है, मैं इन एलियंस को मारने का टॉक्सिक बना तो लूं लेकिन हमारे पास इतना स्टॉक नहीं है, इसके लिए आपको प्रेजेंट में जाना होगा और आपको इस टॉक्सिन की काफ़ी कॉपीज बनानी होगी। तब तक मैं अपनी रिसर्च यहाँ कंटिन्यू रखूंगी। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और अपनी बेटी कर्नल को पूछता है, आप मुझे ही क्यों भेज रहे हो? कभी आप मुझे कहते हैं मुझे अपने फादर से नफरत है। कर्नल कहती है, बस करें डैड, मुझे सबसे ज़्यादा अपने डैड पर ही भरोसा है, मुझे पता है आप ये कर लोगे। आपको याद नहीं है मैंने आपको पहले ही कहा था, यू कैन डू इट। उसकी बात सुनकर डैन काफ़ी खुश होता है लेकिन वो अपनी बेटी को बोलता है, मैं तुझे छोड़कर कैसे जाऊं? ट्रस्ट मुझे भी तुम पर है लेकिन ये एलियंस काफ़ी खतरनाक है। वो कर्नल रिप्लाई कर कहती है, मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं इनसे लड़ सकती हूँ। फिर डैन कहता है, चलो मैं जाऊँगा लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा। फिर वो दोनों उस जगह चले जाते हैं जहाँ से टाइम मशीन को चूज कर प्रेजेंट में जाया जा सकता है। लेकिन उसी टाइम वो फीमेल एलियन जाग जाती है और जोर से दहाड़ने लगती है जिसकी आवाज़ से अट्रैक्ट होकर वहाँ के उसके साथी एलियंस भी वहाँ पर आ जाते हैं।
और दोनों पर अटैक करने लगते हैं, जिसमें एक एलियन कर्नल को काफ़ी जख्मी कर देता है। डैन जल्दी से अपनी बेटी के पास जाता है और कहता है कि अब मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर कर्नल बोलती है, डैड आपको जाना होगा और उन सब बातों की वजह से मुझे माफ कर दें, मैं बस आपसे नाराज थी, लेकिन अब मैं जान गई कि आप क्यों गए। आज भी मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ। तभी वहाँ एक एलियन आकर कर्नल को अपने पास खींच लेता है। डैन अपनी बेटी को बचाने के लिए जंप लगाता है, लेकिन टाइम मशीन में होने की वजह से वो प्रेजेंट में आकर गिर जाता है। जब उसको होश आता है तो काफी ज्यादा हैरान और उदास होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कभी एलियंस ने उसकी बेटी को मार तो नहीं दिया। उसे वहां पर अपने वही दोस्त भी दिखता है। तभी लेफ्टिनेंट हार्ट से कहता है, जल्दी से इस टॉक्सिन की कॉपीज बनाएं, जिसको हमें फ्यूचर में लाना है अपनी बेटी के पास, जो कि मेरा इंतजार कर रही होगी। पता नहीं वो जिंदा होगी या नहीं। और वो बोलता है उसका सपना था कि वो इस टॉक्सिन को उन एलियंस पर यूज करे और उन्हें मार दे। लेफ्टिनेंट रिप्लाई कर कहती है, नहीं अब हम फ्यूचर में नहीं जा सकते, हमारी टाइम मशीन खराब हो गई है। जिसे सुनकर वो काफी उदास हो जाता है। फिर वो सीधा अपने घर जाकर अपनी वाइफ और बेटी से मिलता है। वो अपनी बेटी को अपने गले लगा लेता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बेटी बड़ी होकर कितनी होशियार बनेगी। वो अपनी वाइफ को सब कुछ बताता है, उसके साथ क्या हुआ, और हमारी बेटी दुनिया की हीरो बनेगी। वो हमारी बेटी ही है जिसने टॉक्सिन बनाया है, जिसे फ्यूचर में एलियंस को मारा जाएगा। फिर नेक्स्ट डे डैन सीधा डोरियन के पास जाता है। वो भी प्रेजेंट में आ चुका होता है। उसके पास एक एलियन का नाखून होता है, जिसे उनको पता चल सकता था कि इन एलियंस का ओरिजिन क्या है। फिर डैन उस नाखून को अपने दोस्त के पास लेकर जाता है, जो कि उसे चेक कर बताता है कि इसमें लावा की राख है, पर सच जानने के लिए काफी नहीं है कि इन एलियंस ने सबसे पहले कहां अटैक किया और ये आए कहां से है। फिर डैन बोलता है, मैं जिस क्लास को पढ़ाता हूँ उसमें एक ऐसा लड़का है जो हर वक्त लावा की बातें करता है, शायद वो हमें कुछ बता दे। फिर वो सभी उस बच्चे यानी स्टूडेंट के पास जाते हैं। वो स्टूडेंट उन्हें कहता है, जिस जगह ये लावा निकला था उसके कुछ समय बाद वहां पर बर्फबारी शुरू हो गई, और वो इतनी ज्यादा थी कि वो लावा और राख उसके नीचे ही दब गई, और वो एलियंस भी वहीं कहीं थे जो कि उस बर्फ के नीचे रहने लगे। लेकिन फ्यूचर में सन की रेस से जब बर्फ पिघलनी शुरू हुई तो वो एलियंस भी बाहर आ गए। उन्होंने इंसानों पर अटैक करना शुरू कर दिया। वो होशियार बच्चा उनको वहाँ की लोकेशन भी दिखाता है। अब उनको सारी बात समझ में आ चुकी थी। फिर डैन अपने साथियों के साथ स्पेशल फोर्स के पास जाकर उन्हें कहता है कि हमें उस जगह जाना है ताकि हम उन एलियंस को खत्म कर सकें। लेकिन वो हेड कहता है, हरगिज नहीं, ये सिचुएशन काफी खराब है, मैं तुझे कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने दे सकता। डैन पहले तो काफी परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि उसके फादर को प्लेन उड़ाने का काफी शौक है और उनके पास बड़ा प्लेन भी होगा। फिर वो सीधा उनके पास जाता है और उनको बताता है, आपकी ग्रैंड डॉटर कर्नल है, वो फ्यूचर में काफी अच्छा काम कर रही है, लेकिन अब उसकी जान खतरे में है क्योंकि एलियन उसको अपने साथ ले गए हैं। अगर हमने अब एलियंस को मार दिया तो फ्यूचर में मेरी बेटी की जान को कोई खतरा नहीं होगा। क्योंकि डैन के फादर अपने ग्रैंड डॉटर से काफी प्यार करते थे, तो वो मान जाते हैं कि हम सब मिलकर उस जगह साथ जाएंगे। उनके साथ लेफ्टिनेंट हार्ट भी आ जाती है, जिसने पहले से ही टॉक्सिन की काफी कॉपीज बना ली थी, और उनकी टीम में और लोग भी होते हैं जो कि वहां पर जाकर उन एलियंस को मारने वाले थे। फिर वो सब लोग उस जगह पहुंच जाते हैं और बर्फ को पिघलाने के लिए ब्लास्ट करते हैं। डैन के फादर और उसके दोस्त बाहर ही रुकते हैं और डैन खुद अंदर जाता है और देखता है कि एलियंस रहते कहां पर है। फिर उन्हें एक ऐसा एरिया दिखाई देता है जिसमें काफी ज्यादा एलियंस सोए होते हैं और कई सालों बाद इन्होंने जिंदा होना था, यानी कि जिंदा होने वाले थे लोगों पर अटैक करने के लिए। डैन कहता है, हमारे पास टॉक्सिन तो है, हम इन पर यूज करते हैं ताकि ये सब अभी मारे जाएं और फ्यूचर में हमें तंग ना करें। जैसे ही डैन उसकी टीम ऐसा करने लगती है तो वो एलियंस काफी शोर मचाने लगते हैं, जिनकी आवाज से बाकी सोए एलियंस जाग जाते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। फिर वहां डैन का दोस्त कहता है, बस एक ही तरीका है इनको मारने का, हमें यहाँ पर कोई बड़ा ब्लास्ट करना होगा ताकि सारे एलियंस एक ही बार में मारे जाएं। तुम बाहर जाओ, अब इन सभी एलियंस को बाहर नहीं निकलने दो। अगर कोई बाहर आ भी जाए तो तुम उसे शूट कर देना, इन पर टॉक्सिन यूज कर लेना। डैन जब बाहर आता है तो वहाँ उसके फादर भी होते हैं। डैन को पता चलता है कि यहाँ पर एक काफी बड़ी फीमेल एलियन है जो कि इन पर अटैक करने वाली होती है, और वो इनके पास आने लगती है इन पर अटैक करने के लिए। फिर डैन तभी उसी टाइम अपनी लड़की का बनाया हुआ टॉक्सिन निकालता है और उस एलियन के पाँव पर
लगा देता है। इस टॉक्सिन की वजह से वो एलियन तड़पने लगती है और अपना हार अपनी बॉडी से अलग कर देती है, क्योंकि उसका हार जलने लगा था। यह सीन देखकर डैन काफी अच्छा महसूस करता है कि ये टॉक्सिन अपना बखूबी से काम कर रहा है। लेकिन जब डैन के फादर ये देखते हैं कि ये एलियन अभी नहीं मरा और डैन पर वापस अटैक करने के लिए बढ़ रहा है, तो फिर वो अपने हाथ पर कट लगा लेते हैं ताकि वो एलियन उनके खून से उनकी तरफ आ जाए। और जब वो एलियन आए वो खुद छलांग लगा दे, जिसके साथ वो एलियन भी उनके साथ नीचे गिरकर मारा जाए। और यहाँ देखकर पता लगता है कि डैन के फादर डैन से कितना प्यार करते थे और वो डैन को अकेला छोड़कर इसीलिए गए थे कि फ्यूचर में डैन को उनकी जरूरत थी। जैसे डैन अपनी बेटी के पास गया था, वो अपनी फैमिली को छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन जाना पड़ा। जब डैन इन सभी बातों को रियलाइज करता है तो उसे काफी शर्मिंदगी होती है। जल्दी से वो टॉक्सिन निकालता है और उस एलियन के मुंह में डाल देता है, जिससे वो एलियन जलकर वहीं पर खत्म हो जाती है। यहाँ डैन को पता लगता है कि उसके फादर उसे कितना प्यार करते हैं। फिर सभी अपने घर आ जाते हैं और अब डैन के साथ उसके फादर, उसकी बेटी के ग्रैंडफादर भी थे। वो सभी काफी खुश थे और एक साथ मिलकर रहने लगते हैं और यहीं पर हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है।